अकॉर्डिंग, ठीक है, कि ऑर्गेनिज्म कौन से फॉर्म में, कौन से कंपाउंड की फॉर्म में नाइट्रोजनस वेस्ट अपनी बॉडी से एक्सक्रीट करता है, इसके अकॉर्डिंग, इस बेसिस पे हम ऑर्गेनिजम्स को 3 कैटेगरीज में क्लासिफाई करते हैं, ठीक है। मोनोटेलिक ऑर्गेनिजम्स, यूरियोटेलिक ऑर्गेनिज्म, यूरिकोटेलिक ऑर्गेनिजम्स। अगर कोई ऑर्गेनिज्म ऐसा है जो अमोनिया की फॉर्म में नाइट्रोजनस वेस्ट को एक्सक्रीट करता है, उसे बोलेंगे अमोनोटेलिक ऑर्गेनिज्म। जो ऑर्गेनिज्म अपनी बॉडी से यूरिया की फॉर्म में वेस्ट एक्सक्रीट करता है, उसे बोलेंगे यूरियोटेलिक। और जो यूरिक एसिड की फॉर्म में नाइट्रोजनस वेस्ट को एक्सक्रीट करेगा, उसे बोलेंगे यूरिकोटेलिक ऑर्गेनिज्म। यानी कि 3 बेसिक तरह के नाइट्रोजनस वेस्ट जो ऑर्गेनिजम्स एक्सक्रीट करते हैं, वो 3 तरह के वेस्ट कौन से हैं? अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड। और ऑर्गेनिजम्स जो ये कंपाउंड्स को रिस्पेक्टिवली एक्सक्रीट करेंगे, उन्हें क्या बोलेंगे? अमोनोटेलिक, यूरियोटेलिक, यूरिकोटेलिक ऑर्गेनिजम्स। डन। अब इन तीनों वेस्ट में से अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड, इन 3 वेस्ट में से सबसे ज्यादा टॉक्सिक फॉर्म होती है अमोनिया, और सबसे लीस्ट टॉक्सिक होती है यूरिक एसिड। मॉडरेटली टॉक्सिक होता है यूरिया, ठीक है। तो जो चीज सबसे ज्यादा टॉक्सिक है, उसकी एक्सक्रीशन के लिए सबसे ज्यादा वाटर की रिक्वायरमेंट होगी। तो अमोनिया रिक्वायर्स लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ वाटर फॉर excretion. Urea being the moderately toxic form requires moderate amount of water, and uric acid being the least toxic form requires minimum loss of water for excretion. ठीक है। इनफैक्ट यूरिक एसिड के लिए इतना कम पानी चाहिए एक्सक्रीशन के लिए कि ये मोस्टली पैलेट या पेस्ट की फॉर्म में एक्सक्रीट हो जाता है। गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है। तो दीज आर आल्सो वन ऑफ द पॉइंट्स व्हिच यू कैन मेंशन इन द डिफरेंसेस। अगर आपको आता है कंपेयर अ मोनोटेलिक, यूरियोटेलिक एंड यूरिकोटेलिक ऑर्गेनिजम्स, या फिर आता है क्लासिफाई द ऑर्गेनिजम्स ऑन द बेसिस ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट दे एक्सक्रीट। दो तरह से आ सकता है क्वेश्चन, ठीक है। तो आपको अमोनोटेलिक, यूरियोटेलिक, यूरिकोटेलिक को कंपेयर करना है या डिफरेंसेस लिखने हैं उनके बीच में। यू कैन पुट लाइंस। पहले सबसे पहले क्या दोगे? डेफिनेशन। डेफिनेशन में क्या लिखोगे? दोज ऑर्गेनिजम्स व्हिच एक्सक्रीट अमोनिया, दे आर कॉल्ड एज अ मोनोटेलिक ऑर्गेनिज्म। यूरियोटेलिक, यूरिकोटेलिक, डेफिनेशन दे दी। उसके बाद आप बताओ कि अमोनिया इज द मोस्ट टॉक्सिक फॉर्म, दैट इज व्हाई अमोनोटेलिक ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ वाटर फॉर एक्सक्रीशन। यूरियोटेलिक ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर मॉडरेट अमाउंट ऑफ वाटर, यूरिकोटेलिक ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर फॉर एक्सक्रीशन। देन यू कैन राइट एग्जांपल्स। अब क्योंकि अमोनोटेलिक ऑर्गेनिजम्स को सबसे ज्यादा पानी चाहिए, तो मोस्टली जो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, बिकॉज दे डू नॉट फेस एनी डेफिशिएंसी इन वाटर फ्रॉम देयर सराउंडिंग्स, दे आर अमोनोटेलिक मोस्टली, जैसे फिश, फॉर एग्जांपल फिश। यूरियोटेलिक, हम लोग यूरियोटेलिक, हम यूरिया एक्सक्रीट करते हैं, हमारे यूरिन में जो मेजर नाइट्रोजनस वेस्ट होता है वो क्या होता है? यूरिया। तो ऑल द मैमल्स इन फैक्ट आर यूरियोटेलिक। मोस्ट ऑफ द टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस जैसे कि फ्रॉग्स, दे आर यूरियोटेलिक। लेकिन एम्फीबियंस की जो एक्वेटिक फॉर्म्स हैं, जैसे कि टेडपोल, फ्रॉग का जो लार्वल फॉर्म है टेडपोल, इट इज एक्वेटिक, वो अमोनोटेलिक, ठीक है। और यूरिकोटेलिक का एग्जांपल बर्ड्स, रेप्टाइल्स, इंसेक्ट्स, जो पेस्ट या पैलेट की फॉर्म में यूरिक एसिड को एक्सक्रीट कर देते हैं। इज इट क्लियर और नॉट ऑनलाइन स्टूडेंट्स? यस मैम। ओके, यस मैम, क्लियर है। ठीक है, ठीक है। फिर देखो, आप लोग यहाँ पे अब ऑर्गन्स भी मेंशन कर सकते हो जो यूरियोटेलिक ऑर्गेनिज्म होते हैं और जो यूरिकोटेलिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं। इनके पास स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स होते हैं फॉर एक्सक्रीशन, कि वो वाटर को रिटेन कर पाए, ज्यादा पानी का लॉस ना कर दें। जैसे कि हम यूरियोटेलिक है, हमारे अंदर क्या होती है? किडनी, ठीक है। इसी तरह से यूरिकोटेलिक ऑर्गेनिज्म में भी कुछ स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स होते हैं अलग अलग, जैसे क्लोएका वगैरह, ठीक है। फिर जो अमोनोटेलिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो मोस्टली या तो जनरल बॉडी सरफेस के थ्रू या गिल्स के थ्रू अमोनिया को अमोनियम आयंस की फॉर्म में एक्सक्रीट कर देते हैं। अमोनिया को प्रोटोनेटेड फॉर्म में, अमोनियम आयंस की फॉर्म में एक्सक्रीट कर देते हैं, ईदर थ्रू जनरल बॉडी सरफेस या फिर थ्रू गिल्स। डन। फिर
आई गेस ये 4 पॉइंट्स बनते हैं हमारे डिफरेंसेस के। डन, इजी। पिछली बार एक क्वेश्चन आ गया था, कंपेयर यूरियोटेलिक एंड यूरिकोटेलिक ऑर्गेनिज्म, वेरी इजी, 4 नंबर का क्वेश्चन है, यू कैन अटेम्प्ट, 4 पॉइंट्स लिखो, राइट। फिर नेक्स्ट है हम लोग का क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ सेल्यूलरिटी, मतलब कितने सेल्स का ऑर्गेनिज्म बना हुआ है, क्या वो एक सेल का बना हुआ है या मल्टीपल सेल्स का बना हुआ है, राइट। एक सेल का बना हुआ है या मल्टीपल सेल्स का बना हुआ है। तो जो एक सेल के बने हुए हैं वो यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म, जो मल्टीपल सेल्स के बने हुए हैं मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, सबसे पहले तो हमने डेफिनेशन दे दी, दोज ऑर्गेनिजम्स व्हिच आर कंपोज्ड ऑफ सिंगल सेल्स आर कॉल्ड एज यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स, दोज ऑर्गेनिजम्स व्हिच आर मेड अप ऑफ मल्टीपल सेल्स आर कॉल्ड एज मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। बात क्लियर। फिर सेकंड पॉइंट देखो यहाँ पे, डिवीजन ऑफ लेबर हम ना ऑर्गेनिज्म लेवल पे ही करेंगे। डिवीजन ऑफ लेबर यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में नहीं होता, क्योंकि एक ही सेल है, उसी को सारा काम करना है। ठीक है, वो किसको तो लेबर डिवाइड करेगा, नहीं, एक ही सेल है, नो डिवीजन ऑफ लेबर। डिवीजन ऑफ लेबर होता है ऑर्गेनेल लेवल पे, और ऑर्गेनेल्स भी तुम्हें पता है यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स में, प्रोकैरियोटिक में तो बहुत ही कम होते हैं। तो डिवीजन ऑफ लेबर इज एब्सेंट, आप ऐसे लिख सकते हो। मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स में डिफरेंट सेल्स आर डिस्टाइंड टू फॉर्म डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शंस। जैसे कि हमारे अंदर देखिए हार्ट सेल्स का अलग फंक्शन है, मसल सेल्स का अलग फंक्शन है, सो देयर इज अ डिवीजन ऑफ लेबर अमंग द सेल्स, राइट। सेकंड पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट देखो, बिल्कुल सेकंड पॉइंट से रिलेटेड, अ सिंगल सेल कैरीज आउट ऑल द लाइफ प्रोसेसेस, ऑब्वियसली एक ही सेल है, उसी को ही सारी चीजें करनी है, सारे फंक्शंस करने हैं। और मल्टी सेल्यूलर में डिफरेंट सेल्स आर स्पेशलाइज्ड टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस, वेरी इजी। फोर्थ पॉइंट, यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में क्योंकि एक ही सेल का बना हुआ है, वो चारों जो जितनी भी बाउंड्री है सेल की, इट इज एक्सपोज टू द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, है ना। मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स में देयर आर डिफरेंट लेयर ऑफ सेल्स, ओनली द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ सेल्स इज एक्सपोज टू द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। फिर नेक्स्ट है, a cell body cannot attain a large size because of the limit imposed by surface area to volume ratio। अब देखो इस पॉइंट को समझने के लिए हम एक बात समझ लेते हैं कि ग्रोथ किस तरह से होती है यूनिसेल्यूलर और मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में। यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म क्योंकि एक ही सेल का बना हुआ है, ग्रोथ सिर्फ किस तरह से होगी, जब उस सेल का साइज इंक्रीज हो जाएगा, दैट इज रेफर्ड टू एज ग्रोथ। मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ दो तरह से हो सकती है, कैसे, एक तो बाय इंक्रीज इन द साइज ऑफ द इंडिविजुअल सेल, एंड सेकेंडली बाय इंक्रीज इन द नंबर ऑफ द सेल्स। दो तरह से ग्रोथ हो सकती है, राइट। अब हम सिर्फ एक पॉइंट को पकड़ते हैं कि जो मैंने पहला पॉइंट मेंशन किया है, बाय इंक्रीज इन द साइज ऑफ अ पर्टिकुलर सेल, देयर इज अ लिमिट टू इट। एक सेल एक लिमिट तक ही साइज में इंक्रीज कर सकता है, उसके बियॉन्ड वो साइज में इंक्रीज नहीं कर सकता, चाहे वो यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म हो चाहे वो मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। एक पर्टिकुलर साइज उसने अटेन कर लिया, उसके बाद इट विल स्टॉप ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ द साइज। क्यों, मतलब ऐसा क्यों नहीं हुआ कि बैक्टीरिया का सेल इतना बड़ा होता गया कि वो हमारे साइज का हो गया, ऐसा क्यों नहीं हुआ। मैंने एक पॉइंट एक्सप्लेन किया था आप लोग को, सरफेस एरिया बाय वॉल्यूम रेशियो, देयर इज अ लिमिट टू इट। मतलब समझ लेते हैं, इसको समझने के लिए मैंने आप लोग को लास्ट टाइम भी एक पॉइंट बताया था। इमेजिन करो इन द सिंपलेस्ट केस कि सेल इज स्फेरिकल, हमने इमेजिन करना है कि सेल क्या है, स्फेरिकल, सिंपलेस्ट, हम सिंपलेस्ट केस अज्यूम करेंगे। उस स्फेरिकल सेल की तुम इमेजिन करो कि जो रेडियस है इट इज 2 यूनिट्स, इट इज 2 यूनिट्स। तो सरफेस एरिया बाय वॉल्यूम रेशियो क्या होगा, आर स्क्वायर बाय आर क्यूब, है ना, इस रेशियो में होगा, यानी कि 4/8, यानी कि 1/2। ठीक है, अब सपोज वो सेम सेल साइज में इंक्रीज कर जाता है और अब उसका रेडियस 3 यूनिट्स हो जाता है, 2 यूनिट से बढ़ के क्या हो जाता है, 3 यूनिट्स। अब क्या होगा सरफेस एरिया बाय वॉल्यूम रेशियो, 9/27, यानी कि 1/3। और इंक्रीज करेगा साइज तो सरफेस एरिया बाय वॉल्यूम रेशियो और ज्यादा कम हो जाएगा, यानी कि जैसे जैसे साइज इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे सरफेस एरिया बाय वॉल्यूम रेशियो डिक्रीज कर रहा है। इसका मतलब समझ लेते हैं, सरफेस एरिया का मतलब द सरफेस अवेलेबल फॉर द एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स। लिविंग सिस्टम्स को जीने के लिए बाहर से न्यूट्रिएंट्स चाहिए और अंदर से बाहर वेस्ट प्रोडक्ट्स को थ्रो करना है, दिस इज
दिस हैपेंस बिकॉज ऑफ द सरफेस एरिया। उस सरफेस एरिया के थ्रू ही न्यूट्रिएंट्स अंदर आएंगे और क्या वेस्ट मटेरियल बाहर जाएंगे। वॉल्यूम का मतलब कि कितनी अंदर अमाउंट ऑफ रिएक्शंस चल रही हैं, कितनी अंदर अमाउंट ऑफ एक्टिविटीज चलानी पड़ेंगी उस वॉल्यूम को मेंटेन करने के लिए, उस सेल को मेंटेन करने के लिए कितनी रिएक्शंस होंगी वो उस वॉल्यूम के अंदर होंगी, वो स्पेस के अंदर होंगी। यू आर गेटिंग माय पॉइंट। अब अगर सरफेस एरिया बाय जैसे जैसे साइज इंक्रीज कर रहा है सरफेस एरिया बाय वॉल्यूम रेशियो डिक्रीज कर रहा है, यानी कि उतने स्पेस को मेंटेन करने के लिए वॉल्यूम तो बढ़ रहा है लेकिन उसको सरफेस एरिया उस रेशियो में नहीं बढ़ रहा जितना चाहिए। अब जितने मटेरियल्स अंदर आने चाहिए, जितना वेस्ट मटेरियल बाहर जाना चाहिए उस स्पेस को मेंटेन करने के लिए वो नहीं हो पा रहा, यानी कि एक पर्टिकुलर लिमिट के बाद सेल विल सीज टू ग्रो क्योंकि वो मेंटेन ही नहीं कर पाएगा अपने आप को। So there is a limit imposed by surface area by volume ratio, ठीक है, to the increase in cell size, ठीक है, that is why cell stops growing after attaining a particular size. तो अब जो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं they are smaller in size because of the limit imposed by surface area by volume ratio. मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में भी ये लिमिट होती है बट उनके पास एक और मोड ऑफ ग्रोथ है by increase in the number of the cells, that is why they are larger in size. Done? Okay. You online students, is it clear or not? Online students, is it clear? Yes, ma'am. Okay. फिर देखो, an injury of the cell can cause death of the organism. ऑब्वियसली एक ही सेल का बना हुआ है, वही सेल अगर मर गया, खत्म हो गया, इंजरी हो गई तो वो खत्म ऑर्गेनिज्म। लेकिन मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में बहुत बार ऐसा होता है इंजरी टू अ पर्टिकुलर सेल मे नॉट किल द होल ऑर्गेनिज्म। हो सकता है वो वाले सेल को कोई और सेल रिप्लेस कर दे। एन इंडिविजुअल मे नॉट डाई, इट मे सर्वाइव, ठीक है। फिर नेक्स्ट है पावर ऑफ डिवीजन इज नॉट लॉस्ट। पावर ऑफ डिवीजन इज नॉट लॉस्ट। और यहाँ पे सर्टेन स्पेशलाइज्ड सेल्स लूज पावर ऑफ डिवीजन। जैसे मैं अपने हार्ट सेल की बात करूं, न्यूरोनल सेल्स की बात करूं, जो सेल डिफरेंशिएट हो गए, जिन्होंने एक पर्टिकुलर फंक्शन अडॉप्ट कर लिया है, वो अब डिवाइड नहीं करते, उसके बाद वो डिवाइड करना बंद कर देते हैं। लेकिन यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में कोई पर्टिकुलर फंक्शन तो असाइंड है नहीं, सो द पावर ऑफ डिवीजन इज नॉट लॉस्ट। देन है अ वेल मार्क्ड कैपेसिटी ऑफ रीजेनरेशन इज प्रेजेंट, है ना। बार बार बहुत जल्दी क्या होता रहता है, एक सेल को अगर जरा सा भी कुछ होता है तो वो स्पोर्स बन जाते हैं। अगर बहुत ही अनफेवरेबल कंडीशंस होती है ना तो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म मोस्टली क्या बना देते हैं, स्पोर्स। स्पोर्स बना के दे कैन सर्वाइव, और जब फेवरेबल कंडीशंस रिटर्न करती हैं फिर वापस वो सेल बन जाते हैं और दे कैन डिवाइड। मतलब पावर ऑफ रीजनरेशन इज वेरी मच हाई, हायर एज कंपेयर टू मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स। Then the cell has the same role for itself and the organism. वही सेल है, ऑर्गेनिज्म के लिए भी वही रोल है, अपने सेल के लिए भी वही रोल है। लेकिन सेल्स हैव डबल रोल्स इन मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, एक अपने आप को सर्वाइव करने के लिए और एक ऑर्गेनिज्म के लिए। लाइफ स्पैन ऑफ यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स इज शॉर्ट ड्यू टू हैवी लोड ऑफ वर्क। In multicellular organisms lifespan is long due to limited load of the work for each cell type. हर सेल को एक पर्टिकुलर तरह का फंक्शन करना है, राइट। एक और आप लोग की क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ देयर क्या बोलते हैं उसे, टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक में ऑन द बेसिस ऑफ हैबिटेट। वो तो बहुत ही इजी है, हमने करी भी थी, तो वो आप बस नोट्स में से पढ़ लेना, आपने लोअर क्लासेस में पढ़ी हुई है, ठीक है, वो तो फटाफट आ जाएगा, आप लोग को ऑलरेडी आता है। ये वाला जो मॉलिक्यूलर टेक्सोनॉमी है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। What is molecular taxonomy and what are the 3 domains of life, है ना। हम लोग क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, अभी तक हमने 3 बेसिस पे क्लासिफिकेशन करी। अभी सेल्यूलैरिटी के बेसिस पे करी, उससे पहले नाइट्रोजनस वेस्ट के बेसिस पे करी, और लास्ट क्लास में हम लोग ने करी थी ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन एंड एनर्जी सोर्स, कीमो ऑटोट्रॉफ्स, फोटो ऑटोट्रॉफ्स वाली, ठीक है। 3 हो गई, वो 3 भी इंपॉर्टेंट है, और ये वाली मॉलिक्यूलर टेक्सोनॉमी वाली भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कम 9 मार्क्स का क्वेश्चन आ गया था एक बार मॉलिक्यूलर टेक्सोनॉमी पे। तो टेक्सोनॉमी मतलब ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स। मॉलिक्यूलर टेक्सोनॉमी मतलब हम जब क्लासिफिकेशन करें ऑर्गेनिजम्स की ऑन द बेसिस ऑफ उनके अंदर कौन से केमिकल्स प्रेजेंट हैं, उन केमिकल्स में क्या डिफरेंसेस हैं,
मतलब कि मॉलिक्यूलर लेवल पे, ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंसेस इन केमिकल्स। अगर हम ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करें तो उसे क्या बोलेंगे? मॉलिक्यूलर टेक्सोनॉमी। ठीक है, अब केमिकल्स के बेसिस पे देखें कि क्या डिफरेंसेस हैं, तो जितने भी ऑर्गेनिजम्स इस प्लैनेट अर्थ पे एग्जिस्ट करते हैं उनको हम 3 कैटेगरीज में, 3 डोमेन्स में क्लासिफाई करते हैं। वो 3 डोमेन्स कौन सी हैं? आर्केबैक्टीरिया, यूबैक्टीरिया, यूकैरिया। 3 डोमेन्स ऑफ लाइफ कौन सी हैं? आर्केबैक्टीरिया, यूबैक्टीरिया एंड यूकैरिया। आर्केबैक्टीरिया में कुछ प्रिमिटिव तरह के प्रोकैरियोट्स, कुछ प्रिमिटिव तरह के बैक्टीरिया इंक्लूड होते हैं। ऐसे बैक्टीरिया जो कुछ बहुत ही एक्सट्रीम कंडीशंस में मिलते हैं जहां कोई और लाइफ फॉर्म एग्जिस्ट नहीं करती। यू बैक्टीरिया यानी कि ट्रू बैक्टीरिया, वो बैक्टीरिया जिनकी बात हमने यूनिट 1 के पार्ट 1 में करी थी। प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में हम बैक्टीरियल सेल बोलते थे। वो कौन से बैक्टीरिया थे? यू बैक्टीरिया, जो नॉर्मल बैक्टीरिया हैं, जिनकी सेल वॉल में पेप्टिडोग्लाइकन होता है, राइट। तीसरी तरह के ऑर्गेनिजम्स हैं, तीसरी तरह की डोमेन है यूकैरिया, जिसमें हम सारे यूकैरियोट्स को इंक्लूड करते हैं। प्लांट सेल्स, प्लांट्स को, एनिमल्स को, फंगस को, यूनिसेल्यूलर यूकैरियोट्स यानी कि प्रोटोजोआ जैसे कि अमीबा, पैरामीशियम। तो जितने भी ये यूकैरियोट्स हैं वो यूकैरिया डोमेन में आते हैं। और जो प्रोकैरियोट्स हैं उनको हमने 2 डोमेन में रखा है, एक आर्केबैक्टीरिया और यूबैक्टीरिया। यानी कि जो ये 3 डोमेन्स हैं इनमें से 2 डोमेन्स तो प्रोकैरियोट्स की है, आर्केबैक्टीरिया और यूबैक्टीरिया, और सिर्फ एक डोमेन यूकैरियोट्स की है, यूकैरिया। गेटिंग माय पॉइंट? यस। फिर इन डोमेन्स, जो ये डोमेन्स होते हैं ना, दीज आर सुपर किंगडम्स। हम लोग ने लोअर क्लासेस में पढ़ा है ना, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। 7 टेक्सॉन्स पढ़े हैं आपने, है ना। हर ऑर्गेनिज्म को, हर स्पीशीज को 7 लेवल्स असाइंड है टेक्सॉन्स के हायरार्की में, द हाईएस्ट लेवल बीइंग किंगडम। लेकिन अब हम पढ़ रहे हैं कि किंगडम से भी एक ऊपर का लेवल है, सुपर किंगडम, विच इज कॉल्ड एज डोमेन, है ना। तभी हमने 3 डोमेन्स में डिवाइड करा है सारे ऑर्गेनिजम्स को, राइट। कौन से 3 डोमेन्स? आर्केबैक्टीरिया, यूबैक्टीरिया एंड यूकैरिया। सबसे पहले आर्केबैक्टीरिया पढ़ लेते हैं, आर्केबैक्टीरिया की थोड़ी सी डिटेल। आर्केबैक्टीरिया कौन सी एक्सट्रीम कंडीशंस में मिलते हैं, इस बेसिस पे हमने इनको 3 मेजर कैटेगरीज में डिवाइड किया है, ठीक है। मिथनोजेंस, हेलोफाइल्स एंड थर्मोएसिडोफाइल्स। सबसे पहली कैटेगरी है आर्केबैक्टीरिया के अंडर मिथेनोजेंस। नाम से लग रहा है मीथेन जनरेटिंग होंगे, और होते भी हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को डीकंपोज करके मीथेन बनाते हैं। जैसे एसिटिक एसिड को ब्रेक डाउन करेंगे और क्या बना देंगे? मीथेन और CO2, राइट। दूसरा, इनकी बहुत ही इंपॉर्टेंट एक ट्रेट है कि दे कैन सर्वाइव ओनली अंडर एनएरोबिक कंडीशंस। ऑक्सीजन की प्रेजेंस हुई तो दे विल डाई। स्ट्रिक्ट एनेरोब्स होते हैं। स्ट्रिक्ट एनेरोब्स मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रह ही नहीं सकते। तो कैसे एरियाज होते हैं, कौन सी लोकेशंस हैं जहां पे ऑक्सीजन एब्सेंट होती है या जहां पे एनारोबिक एनवायरनमेंट होता है? स्वैम्प्स, मार्शेस, ठीक है, गट्स ऑफ रूमिनेंट्स। काउज होते हैं ना, रूमिनेंट जो होते हैं, उनके गट में भी दे कैन सर्वाइव। सो व्हाट आर द एरियाज वेयर मिथेनोजेंस आर फाउंड? स्वैम्प्स, मार्शेस, गट्स ऑफ रूमिनेंट्स, ठीक है। दे आर स्ट्रिक्ट एनारोब्स and they generate methane by decomposing organic compounds, ठीक है। सेकंड कैटेगरी है आर्केबैक्टीरिया की, हेलोफाइल्स। ये कौन सी एक्सट्रीम कंडीशंस में मिलते हैं? हेलोफाइल्स सॉल्ट लवर्स, हेलो मतलब सॉल्ट्स, फाइल्स मतलब लवर्स, ठीक है। ऐसे बैक्टीरिया, ऐसे आर्केबैक्टीरिया जो हाईली सेलाइन एनवायरनमेंट में मिले, जहां पे सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन बहुत हाई है, वो क्या होते हैं? हेलोफाइल्स। तीसरी कैटेगरी है थर्मो एसिडोफाइल्स। थर्मो मतलब टेम्परेचर से रिलेटेड, हाई टेम्परेचर। एसिडो मतलब एसिडिक पीएच, है ना, लो पीएच। तो ऐसे आर्के बैक्टीरिया जो कंडीशंस ऑफ हाई टेम्परेचर और लो पीएच पे मिले। कितना हाई टेम्परेचर? 100 डिग्री सेल्सियस के अराउंड, 80 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर कितना लो, पीएच कितनी लो? पीएच अराउंड 2, इतनी एसिडिक पीएच।
के कंडीशंस में ये सरवाइव करते हैं। ड्रैग दिस चेयर बेटा, हाँ आ जाओ। ठीक है, तो इन्हें बोलते हैं थर्मो एसिडोफाइल्स, राइट, डन। तो ये हो गया आर्के बैक्टीरिया। ठीक है, अब हम लोग ने क्या करना है, हमने कंपैरिजन करना है बिटवीन दीज थ्री डोमेन्स। ठीक है, आर्के बैक्टीरिया, बैक्टीरिया, यूकैरिया। सबसे पहले आप बताओ इनकी जो मेम्ब्रेन्स होती हैं वो किस तरह की होती हैं, और जो सेल वॉल होती है वो कैसी होती है। ठीक है, यहाँ पे हाँ सारे पॉइंट्स मेंशन है। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे है मेम्ब्रेन लिपिड्स विद ब्रांच्ड हाइड्रोकार्बन्स। इस पॉइंट को समझते हैं। मैंने आप लोगों को एक पॉइंट बताया था कि हर ऑर्गेनिज्म सेल का बना हुआ है और हर ऑर्गेनिज्म में सेल मेम्ब्रेन होती है, उसकी बाउंड्री। सेल मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है, लिपिड्स की। किसकी बनी होती है, लिपिड्स की। अगर सेल मेम्ब्रेन में जो आर्के बैक्टीरिया होते हैं उनकी सेल मेम्ब्रेन में ब्रांच्ड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, जो लिपिड्स है ना उनमें कैसे हाइड्रोकार्बन होंगे, ब्रांच्ड। और लिंकेज कौन सी होगी, ईथर लिंकेज। लिंकेज कौन सी होती है, ईथर लिंकेज, ROR डैश लिंकेज। और जो बैक्टीरिया यानी कि यू बैक्टीरिया और जो यूकैरिया होते हैं उनके लिपिड्स में अनब्रांच्ड हाइड्रोकार्बन होते हैं और एस्टर लिंकेज होती है। गेटिंग माय पॉइंट। तो पहला पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है मेम्ब्रेन लिपिड्स विद ब्रांच्ड हाइड्रोकार्बन इज प्रेजेंट ओनली इन आरके, क्योंकि यू बैक्टीरिया और यूकैरिया में तो अनब्रांच्ड हाइड्रोकार्बन होते हैं और एस्टर लिंकेज होती है। तो आप दोनों पॉइंट्स मेंशन करो। इस वाले इसमें आपको ये लिंकेज का नहीं बता रखा, लेकिन मैंने जो आपको नोट्स में मेंशन करके दिया हुआ है दोनों पॉइंट्स दिए हुए हैं सेल मेम्ब्रेन के, दो पॉइंट्स कि कैसे हाइड्रोकार्बन्स हैं, ब्रांच्ड हैं या अनब्रांच्ड हैं। दूसरा लिंकेज कैसी है, ईथर लिंकेज है या एस्टर लिंकेज है। तो याद रखना है कि आर्के बैक्टीरिया में ब्रांच्ड हाइड्रोकार्बन ईथर लिंकेज और यू बैक्टीरिया यूकैरिया में अनब्रांच्ड हाइड्रोकार्बन और एस्टर लिंकेज इन द सेल मेम्ब्रेन, राइट। आप म्यूट कर लो। फिर सेकंड है क्रोमोसोम्स आर सर्कुलर। सेकंड क्या है, क्रोमोसोम्स आर सर्कुलर। हमने पॉइंट किया था कि प्रोकैरियोट्स में कैसा होता है क्रोमोसोम, सर्कुलर, और यूकैरियोट्स में लीनियर, है ना। अब पहले जो दो डोमेन्स हैं आर्के बैक्टीरिया यू बैक्टीरिया, दोनों क्या है, प्रोकैरियोट्स। दोनों क्या है, प्रोकैरियोट्स। तो दोनों में क्रोमोसोम कैसा होगा, सर्कुलर, और यूकैरिया में लीनियर। थर्ड है लैक्स न्यूक्लियर एनवेलप। प्रोकैरियोट्स की ये कैटेगरी की एक मेन कैरेक्टरिस्टिक है, उनकी डेफिनेशन ही यही है कि जिनमें न्यूक्लियस नहीं होता, न्यूक्लियर एनवेलप नहीं होती। तो आर्के बैक्टीरिया यू बैक्टीरिया लैक्स न्यूक्लियर एनवेलप बिकॉज दे बोथ आर प्रोकैरियोट्स, और यूकैरिया में न्यूक्लियर एनवेलप होती है। फिर है नेक्स्ट पॉइंट, ये भी प्रोकैरियोटिक सेल से रिलेटेड है, लैक्स मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी apparatus, कोई भी इस तरह का ऑर्गेनल प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं होता। इन सारे ऑर्गेनल्स जिनमें मेम्ब्रेन होती है उन सबको मिला करके हम एक टर्म यूज कर लेते हैं मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स which are absent in prokaryotes because both archaebacteria and eubacteria contain prokaryotes। तो दोनों में ही मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स नहीं होते और यूकैरिया में होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है मिथियोनिन इज द इनिशिएटर अमीनो एसिड फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। इस पॉइंट को समझते हैं। प्रोटीन्स किसके बने होते हैं, प्रोटीन्स के मोनोमेरिक यूनिट क्या होते हैं, अमीनो एसिड्स, है ना। प्रोटीन्स के मोनोमेरिक यूनिट क्या होते हैं, अमीनो एसिड। 20 टाइप के अमीनो एसिड्स होते हैं जो प्रोटीन्स में प्रेजेंट होते हैं। 20 टाइप्स के हैं सिर्फ अमीनो एसिड जो आपको प्रोटीन्स में मिलते हैं। आर्के बैक्टीरिया में और यूकैरिया में जितने भी प्रोटीन्स होते हैं उनमें पहला अमीनो एसिड हमेशा मिथियोनिन होता है। उन 20 में से एक अमीनो एसिड होता है मिथियोनिन। आर्के बैक्टीरिया और यूकैरिया में पहला अमीनो एसिड हमेशा क्या होगा, इनिशिएटर अमीनो एसिड हमेशा क्या होगा, मिथियोनिन। लेकिन जो यू बैक्टीरिया होते हैं, जो बीच वाली डोमेन यहाँ पे लिखी हुई है यू बैक्टीरिया, उनमें मिथियोनिन ना होके पहला अमीनो एसिड एक मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ मिथियोनिन प्रेजेंट होती है, फॉर्मिल मिथियोनिन। क्या बोलते हैं, फॉर्मिल मिथियोनिन। मिथियोनिन पे एक फॉर्मिल ग्रुप अटैच हो जाता है। दैट इज द फर्स्ट अमीनो एसिड इन यू बैक्टीरिया, राइट। तो लिख सकते हो
First amino acid in archaebacteria and eukarya are methionine. In eubacteria it is formylmethionine. Done. Next point है lacks peptidoglycan in the cell wall. सेल वॉल में एक एसेंशियल कंपोनेंट होता है पेप्टिडोग्लाइकन. किसमें? बैक्टीरिया में. हमने जब प्रोकैरियोटिक सेल पढ़ा था यूनिट 1 पार्ट 1 में, हम बार बार पेप्टिडोग्लाइकन बोल रहे थे सेल वॉल में. किसमें होता है वो? नॉर्मल बैक्टीरिया में, यू बैक्टीरिया में. अगर आर्के बैक्टीरिया की बात करूं तो सेल वॉल में पेप्टिडोग्लाइकन कभी भी नहीं मिलेगा. फिर सेल वॉल किसकी बनी होती है आर्के बैक्टीरिया में? या किसी कार्बोहाइड्रेट की, लेकिन वो कार्बोहाइड्रेट पेप्टिडोग्लाइकन नहीं होना चाहिए, या किसी प्रोटीन की, या कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स दोनों की, या हो सकता है किसी किसी आर्के बैक्टीरिया की स्पीशीज में सेल वॉल हो ही ना. डन. लेकिन एक बात तो क्लियर है कि आर्के बैक्टीरिया की सेल वॉल में पेप्टिडोग्लाइकन तो कभी भी नहीं मिलेगा, और यू बैक्टीरिया की सेल वॉल में हमेशा ही मिलेगा. और यूकैरिया मतलब हम यूकैरियोट्स की बात कर रहे हैं, तो यूकैरियोट्स में अलग अलग कैटेगरी सोच के देखो. एनिमल सेल में तो सेल वॉल होती ही नहीं. प्लांट सेल में सेल्यूलोज का होता है ना, पेप्टिडोग्लाइकन तो फिर भी नहीं है. फंगल सेल काइटिन की बनी होती है, सेल्यूलोज तो वो पेप्टिडोग्लाइकन तो फिर भी नहीं है. यानी कि यूकैरिया में भी पेप्टिडोग्लाइकन कभी नहीं मिलेगा, आर्के बैक्टीरिया में भी पेप्टिडोग्लाइकन कभी नहीं मिलेगा सेल वॉल में. हमेशा किस में मिलेगा? यू बैक्टीरिया में. यू बैक्टीरिया की, नॉर्मल बैक्टीरिया की, ट्रू बैक्टीरिया की इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है कि उनकी सेल वॉल में हमेशा क्या मिलता है? पेप्टिडोग्लाइकन. नेक्स्ट पॉइंट देखो, ग्रोथ नॉट इनहिबिटेड बाय स्ट्रेप्टोमाइसिन एंड क्लोरमफेनिकोल. स्ट्रेप्टोमाइसिन और क्लोरमफेनिकोल क्या है? एंटीबायोटिक्स. डॉक्टर्स कई बार प्रिस्क्राइब करते हैं ना. हमें कब प्रिस्क्राइब करते हैं एंटीबायोटिक्स डॉक्टर? जब हमें क्या हो जाता है? कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन. क्या होता है हमें? कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन. फंगल इन्फेक्शन में नहीं मिलती एंटीबायोटिक्स, बैक्टीरियल इन्फेक्शन में मिलती है. यानी कि ये एंटीबायोटिक्स या तो बैक्टीरिया को किल कर देती हैं या बैक्टीरिया की ग्रोथ को रिटार्ड कर देती हैं. हमें तो कुछ नहीं करती ना, हम यूकैरियोट्स हैं, हमें तो कोई कुछ नहीं करती एंटीबायोटिक्स. यानी कि यूकैरिया की सेल्स पे इनका कोई इफेक्ट नहीं है, ना ही आर्के बैक्टीरिया पे इनका कोई इफेक्ट होता है. सिर्फ किसको किल करेंगी? बैक्टीरिया को. सो ग्रोथ नॉट इनहिबिटेड बाय स्ट्रेप्टोमाइसिन एंड क्लोरमफेनिकोल इन आर्के बैक्टीरिया एंड यूकैरिया. However, eubacterial cells, they are either killed or their growth is retarded by these antibiotics. Online students, am I making sense? Is it clear to you? Yes, ma'am. Okay. Next, Yes, ma'am. histones are associated with DNA. Histones बताए थे क्या होते हैं? याद है किसी को हिस्टोन्स? क्यों भूल जाते हो? मैंने कितना अच्छा समझाया था तुम्हें. हिस्टोन्स मैंने बताया था, देखो फिर से समझ लो. जिसके अराउंड डीएनए कॉइल होते हैं. यस, वेरी गुड. चलो किसी को तो याद है, किसी ने तो सुनी मेरी बात. एक्चुअली हमारे हर सेल के अंदर डीएनए है ना कि नहीं है? है. हर सेल में डीएनए है, जेनेटिक मटेरियल है. वो डीएनए को, एक सेल के, सिर्फ एक सेल के डीएनए को अगर मैं खोल के रख दूं ना, पूरा जैसे ओपन करके रख दूं, 2 मीटर्स लॉन्ग थ्रेड है. 2 मीटर्स लॉन्ग थ्रेड है. याद आया है ना? उस इतने लंबे डीएनए को मेरे को पैक कितने छोटे सेल के अंदर करना है, जो मेरे को दिख भी नहीं रहा अपनी आंखों से, which is not even visible to the naked eye, which is microscopic. तो imagine the level of packaging. कितने अच्छे से डीएनए को रैप करके उस छोटे से सेल के अंदर पैक करा हुआ है. इस पैकेजिंग के लिए कुछ बेसिक प्रोटीन्स रिक्वायर्ड होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं हिस्टोन्स. डीएनए बीइंग एसिडिक रिक्वायर्स certain basic proteins for its packaging. एसिडिक तो रिपेल करेगा, तो कैसे प्रोटीन्स चाहिए पैकेजिंग के लिए? बेसिक. ठीक है. उनके अराउंड डीएनए से ना कॉइल हो जाता है. अलग अलग तरह के, एक तरह का नहीं होता हिस्टोन्स, बड़ी सारी तरह के होते हैं. H1, H2, H2A, H3A. ठीक है. तो बड़ी सारी तरह के हिस्टोन्स होते हैं जो पैकेजिंग में हेल्प करते हैं डीएनए की. अब तो नहीं भूलोगे. हिस्टोन्स क्या होते हैं? These are certain proteins which are required for packaging of DNA. किसमें प्रेजेंट होते हैं? आर्के बैक्टीरिया में और यूकैरिया में. बैक्टीरिया में नहीं होते. तो बैक्टीरिया में अब तुम पूछोगे कैसे होती है पैकेजिंग? भाई उनमें भी तो डीएनए है, उनमें भी तो डीएनए 2 मीटर्स नहीं होगा, कुछ तो लंबा होगा, वो कैसे आ पा रहा है?
उनमें एक अलग मैकेनिज्म होता है सुपर कॉइलिंग। क्या होता है? सुपर कॉइलिंग। तो आप ना इस तरह से मेंशन ना करके किस तरह से मेंशन कर सकते हो? पैकेजिंग ऑफ डीएनए। आर के बैक्टीरिया में हिस्टोन्स लिख दो यूजिंग हिस्टोन्स, यूकैरिया में लिख दो यूजिंग हिस्टोन्स, और यू बैक्टीरिया में लिख दो सुपर कॉइलिंग। सुपर कॉइलिंग क्या होता है ये भी समझ लेते हैं। आप इमेजिन करो लैंडलाइन वायर की, जो लैंडलाइन जो फोन होता है उसकी जो वायर होती है, ठीक है, याद आया मैंने समझाया था। एक तो पहले वो स्पाइरल होता है, स्पाइरल है पूरा, जब उसको रिलीज करते हो वो अपने अराउंड ही दोबारा से ट्विस्ट हो जाता है, फोल्ड हो जाता है, फिर और रिलीज करो और ज्यादा फोल्ड हो जाता है। तो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज सुपर कॉइलिंग। This is the mechanism which is used by you bacteria for packaging its DNA, into a small space. Done. फिर है contains several types of RNA polymerase. RNA polymerase क्या होता है? Enzymes which are required for synthesis of RNA from DNA. RNA अपनी कॉपीज खुद नहीं बना सकता, DNA तो अपनी कॉपीज खुद बना सकता है ना। DNA को और DNA बनाना है, वो खुद बना लेगा। आरएनए को अगर अपनी कॉपीज बनवानी है तो उसको डीएनए की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। डीएनए को टेम्पलेट यूज करेगा और अपनी कॉपीज बनवाएगा। इस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। डीएनए से आरएनए बनाने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। एंजाइम कौन सा यूज होता है? आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए बन रहा है ना, तो कौन सा एंजाइम यूज होगा? आरएनए पॉलीमरेज, क्योंकि आरएनए पॉलीमर है ना, ठीक है। तो इट इज सिंथेसाइज्ड यूजिंग आरएनए पॉलीमरेज। आर्के बैक्टीरिया और यूकैरिया में अलग अलग आरएनए बनाने के लिए अलग अलग आरएनए पॉलीमरेज होते हैं, यानी कि बड़े सारे आरएनए पॉलीमरेज मिलेंगे आर्के बैक्टीरिया में और यूकैरिया में। यू बैक्टीरिया में सिर्फ एक तरह का आरएनए पॉलीमरेज मिलता है, राइट? सो दीज आर द डिफरेंसेस। एक और चीज मेरे को बतानी है, मॉलिक्यूलर टेक्सोनॉमी में हमने ये इतने सारे पॉइंट्स डिफरेंसेस करे डोमेन्स में, लेकिन जो मेजर बेसिस हैं क्लासिफाई करने का ऑर्गेनिजम्स को इनटू दीज थ्री डोमेन्स, वो इस इनमें से किसी में भी मेंशन नहीं है। मतलब ये कितने भी पॉइंट्स हैं, ये हैं डिफरेंसेस के पॉइंट्स, लेकिन जो मेन पॉइंट है वो क्या होता है? डिफरेंस इन राइबोसोमल आरएनए। डिफरेंस इन राइबोसोमल आरएनए। राइबोसोम हर तरह के सेल में मिलता है, पता है ना? प्रोकैरियोट्स में 70S होता है, यूकैरियोट्स में 80S होता है, मिलता तो सब में है राइबोसोम। और राइबोसोम दो चीजों का बना होता है केमिकली, कौन कौन सी चीजों का बना होता है? आरएनए और प्रोटीन। राइबोसोम केमिकली कौन कौन सी चीजों का बना हुआ है? आरएनए और प्रोटीन। राइबोसोम के आरएनए को क्या बोलते हैं? राइबोसोमल आरएनए। राइबोसोमल आरएनए के डिफरेंस के बेसिस पे हमने ऑर्गेनिजम्स को इन तीन डोमेन्स में क्लासिफाई किया है। ये मेन पॉइंट है डिफरेंस का, ये मेन पॉइंट है बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन का। ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर टेक्सोनॉमी हमने बाकी केमिकल्स में भी डिफरेंस किया, लेकिन मेन बेसिस क्या है? डिफरेंस इन देयर राइबोसोमल आरएनए। यू हैव टू मेंशन दिस थिंग। जब भी मॉलिक्यूलर टेक्सोनॉमी पे क्वेश्चन आएगा, आप मॉलिक्यूलर टेक्सोनॉमी की डेफिनेशन दो, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंसेस इन केमिकल्स इन देम। डिफरेंसेस इन केमिकल्स इन देम। मेन केमिकल हम कौन सा कंसीडर कर रहे हैं? राइबोसोमल आरएनए। और उसके बाद ये भी सारे हैं केमिकल्स। सेल वॉल में कौन सा केमिकल है, सेल मेम्ब्रेन में कौन सा केमिकल है, हिस्टोन्स प्रेजेंट है नहीं है, वो भी ये सारे केमिकल्स ही है ना। तो इनमें क्या डिफरेंसेस है, इस बेसिस पे हमने क्लासिफाई कर दिया। इज इट क्लियर और नॉट? डन? हाँ जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स, इज इट क्लियर? Yes, ma'am. यस, ओके। सिर्फ एक हमारा क्लासिफिकेशन रह गया है, टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक। वो मैं नहीं कराऊंगी, वो खुद ही करोगे, ठीक है। अब ये तुम्हारा जो ये लेक्चर था, ये मैथ्स का वो था ना, एक्सचेंज वाला लेक्चर जो कल मैथ्स का हुआ था, है ना, वो आज ये बायो का हो गया। आज तुम्हारा एक और लेक्चर है। हाँ, मतलब जो बायो का, एक्चुअली बायो का जो लेक्चर है वो एक है आज। उसमें तुम क्या करोगे? उसमें तुम ना एक बार जल्दी से, कुछ नहीं, यूनिट 1 के जितने भी नोट्स है ना, उनकी एक रीडिंग करके आओगे मेरे पास। फिर मैं तुम्हें ना सिर्फ 1 वर्ड या मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चंस दूंगी, ठीक है? तुम देख भी सकते हो, कोशिश करना खुद करो, लेकिन तुम खुद से नोट्स में देख भी सकते हो। मेरा सिर्फ मेन मोटिव ये है, एटलीस्ट यू हैव अ लुक एट द नोट्स, एटलीस्ट कुछ तो तुम याद करो। ये मेरी कोशिश है, कुछ टर्म्स के अक्रॉस तुम जो तुमने नहीं पढ़ी हैं तुम आओ। तो अराउंड 30 क्वेश्चंस या उससे भी ज्यादा मैं तुम्हें दूंगी, स्क्रीन शेयर करूंगी।
या तो फिल इन द ब्लैंक्स टाइप होंगे, या वन वर्ड होंगे, या वन लाइनर, समझ रहे हो, 3-4 लाइंस, 3-4 वर्ड्स में आंसर देना है। कुछ इस तरह के क्वेश्चंस मैं तुम्हें दूंगी, या मैच द फॉलोइंग, कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस मैं दूंगी, जल्दी से सॉल्व करके तुम्हें मेरे को भेजने हैं उनके पिक, आज जो ये नेक्स्ट पीरियड होगा। उसके लिए तुम क्या करो, सिर्फ एक रीडिंग करो, सिर्फ एक रीडिंग करो नोट्स की, बहुत जल्दी, क्विक रीडिंग नहीं होती, क्विक रीडिंग करनी है बिल्कुल, कुछ रटना नहीं, कुछ नहीं, कोई इलेबोरेट क्वेश्चंस नहीं पूछूंगी, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस नहीं पूछूंगी, सिर्फ जैसे कि एग्जांपल कैसे पूछूंगी, क्रिस्टी कहाँ मिलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में, ग्रेना कहाँ मिलते हैं, क्लोरोप्लास्ट में, 70s राइबोसोम्स तुम्हें कहाँ कहाँ मिलेंगे, 70s प्रोकैरियोट्स में मिलेंगे, और माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट ऑफ यूकैरियोट्स में। तो इस टाइप के मैं क्वेश्चंस पूछूंगी तुमसे, एटलीस्ट तुम्हें टर्म्स एक बार और क्लियर हो जाएंगी, कुछ कुछ चीजें पता लग जाएंगी। और तो क्विक रीडिंग करके आना, राइट? इज इट ओके ऑनलाइन स्टूडेंट्स? ऑनलाइन Yes, स्टूडेंट्स, ma'am. ठीक है, बी प्रेजेंट, बी देयर, ठीक है। नहीं भी आता होगा तो आ जाएगी चीजें, लास्ट में हम डिस्कस मैम भी ये करेंगे। पीपीटी शेयर कर देना एक बार। Yes, ma'am. ये वाली PPT शेयर कर पीपीटी देना। में शेयर कर लेती हूँ, अभी अभी शेयर कर देती हूँ, ठीक है। प्लीज रिवाइज करके आना, एक क्विक रीडिंग करके आना, 10 मिनट भी मिलते हैं ना तो यू कैन गो थ्रू द नोट्स, ज्यादा कुछ रटना नहीं है तुम्हें, बस एक रीडिंग मार के आना मेरे पास, दैट्स इट। यू कैन लीव नाउ, अपनी अटेंडेंस मार्क करो, ठीक है, और यहाँ पहुंच जाना तुम लोग। हाँ, आई एम नॉट गोइंग टू जज यू कि नहीं आता, ये तो खराब बच्चे, नहीं, डरना नहीं है, पहुंच जाने में तो नहीं है, अब हम जाके क्या करेंगे ये नहीं सोचना, ये माइंडसेट गलत हो मैम, जाएगा। हाँ जी, अटेंडेंस यहीं पे या फिर WhatsApp पे? हाँ, बायो वाले ग्रुप में, बायो वाले ग्रुप में दे दो। ओके मैम। ओके, मैं चाहती तो आज यूनिट 2 शुरू कर सकती थी, मैं जान के नहीं कर रही तो था, लेकिन क्यों नहीं किया मैंने, मेरे को लग रहा था कि कल फेस्ट है, फिर वो लिंक टूट जाएगा, एक लेक्चर होगा लिंक टूट जाएगा, मैं चाह रही हूँ एक कंटिन्यूटी में शुरू हो, और तुम लोग का सिलेबस सबसे ज्यादा आगे भी चल रहा है, इसलिए मेरा मानना है कि तुम्हें एक रिवीजन में फटाफट क्वेश्चन की ओ भाई इस क्वेश्चन का आंसर 333 कैसे आ गया? वही तो, कैसे आया 333? मैंने जिसका अभी लॉजिक कंपाइलर समझ में आया रन जरा किया, समझाना। 333 आ गया। अब बस सब 333 लिख रहे हैं, समझ तो आया नहीं कैसे है हेलो 333। नहीं, हेलो लॉजिक समझ 333 आ आ रहा गया है। जिसने भी लिखा हो, समझाना मेरे जरा को पता है लॉजिक। 333 कैसा है। गुनाग्य ने लिखा था ना, उसको समझ आ गया कॉन्सेप्ट गुनाग्य का। कैसे मेरे हेलो। को भी तो समझाओ। हाँ भाई, हेलो हेलो, क्या हुआ? हाँ, अरे वो राइट टू लेफ्ट लेगा, मतलब वैल्यू राइट टू लेफ्ट लेगा, लेकिन प्रिंट लेफ्ट टू राइट ही होएगा। अब ये सब सर ने मतलब राइट। बताया तो नहीं, क्वेश्चन दे दिया बस पहले। पता अरे नहीं, सर ने मेरे को तो कॉन्सेप्ट इतने 344 तकड़े लग रहा बनाए भी था। नहीं जितने क्वेश्चन दे दिए। समझ रिकॉर्डिंग नहीं तो नहीं हो आती, रही उधर कुछ भी भाई, कहीं करते उस दिन हैं। वाला कांड हो जाए। नहीं रुक जा, हो रही है, हो रही है, फिर से रिकॉर्डिंग हो रही है।